दिवाली पर मोदी सरकार ने महंगाई से जूझते लोगों को राहत दी है। पेट्रोल डीजल पर सरकार ने कदम पीछे हटाते हुए दोनों पर एक्साइज ड्यूटी कम की है। पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर मोदी सरकार ने 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाया है। इसके बाद कम से कम 10 राज्यों ने भी वैट में कमी का ऐलान किया। इस तरह से राहत दोहरी रही। ज्यादातर एनडीए शासित राज्यों ने वैट में कमी की है। दिल्ली में दिवाली की सुबह पेट्रोल 110 की जगह 105 रुपए मिल रहा है। इसी तरह डीजल 98 की जगह 88 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। 28 दिन के भीतर ही पेट्रोल की कीमत देश में 8 रुपए से ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अब इसमें कुछ कमी आई है। सबसे बड़ी राज्य यूपी में योगी सरकार ने पेट्रोल पर 7 रुपए और डीजल पर 2 रुपए वैट में कमी का फैसला किया है। गुजरात में भी पेट्रोल और डीजल के दाम में जोड़े गए वैट पर 7 रुपए प्रति लीटर कमी की गई है। बिहार में वैट की दरों में पेट्रोल पर 1 रुपए 30 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 90 पैसे की कमी की गई है। बीजेपी शासित 4 राज्यों में असम, त्रिपुरा, गोवा और कर्नाटक में भी पेट्रोल और डीजल पर वैट में 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती का फैसला किया गया है। महंगाई से हार की बात कहने वाले जयराम ठाकुर ने भी हिमाचल प्रदेश में वैट घटाया है। बीजेपी शासित राज्यों में वैट की कटौती और केंद्र की एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले से उपभोक्ता भले ही राहत की सांस ले, लेकिन कांग्रेस को इसमें जबरदस्त सियासत नजर आ रही है। वोट की चोट से सच सिखा ही दिया, पर यह भी याद रखें, साल 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल का दाम था 71 रुपया 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम था 55 रुपया 49 पैसे प्रति लीटर और कच्चा तेल था $106 प्रति बैरल। आज कच्चा तेल है $82 प्रति बैरल। मोदी जी दाम ही कम करने हैं तो 2014 के मुकाबले में दाम कम कब करेंगे? राजस्थान कांग्रेस ने भी मोदी सरकार से कहा है कि जुमले नहीं चलेंगे और ये कटौती नाकाफी है। बंगाल से टीएमसी ने भी केंद्र के फैसले पर तंज मारा है। तृणमूल ने तेल की कीमतों में कटौती के ऐलान को मोदी और शाह का स्टंट कहा है। अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन चल रहा है। इस कड़ी में बुधवार को प्रभु राम की नगरी में 12 लाख दिए जलाए गए। 12 लाख दियों का प्रज्वलन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दीपोत्सव कार्यक्रम में राम की पैड़ी पर 9 लाख और अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दीपक प्रज्वलित किए गए। इस दौरान दियों की गिनती के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी इस बार पहुंची। इस बार दीपोत्सव पर पहली बार ड्रोन शो का आयोजन हो रहा है। करीब 500 ड्रोन रामायण के प्रसंगों को अयोध्या के आसमान पर दिखा रहे हैं। इसके साथ ही राम की पैड़ी और सरयू के दूसरे घाटों पर 3D होलोग्राफिक शो और लेजर शो भी हो रहा है। साक्षात अपनी आंखों के सामने दीपोत्सव देखने वालों को इनविटेशन कार्ड दिए गए हैं, जबकि बाकी लोगों के लिए शहर में LED लगाई गई है। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत शोभा यात्रा और झांकियां निकाल कर की गई। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अयोध्या में भगवान राम की शोभा यात्रा को रवाना किया। उधर कार्यक्रम स्थल पर भगवान राम और माता जानकी हेलीकॉप्टर से पहुंचे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। राम और सीता की आरती पर भगवान का राज तिलक किया। सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर के देशों में तबाही मची, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने इस महामारी से डटकर मुकाबला किया। कोरोना को हराने में हमारी आस्था भी अहम रही है। उन्होंने कहा कि गरीबों के मुफ्त अनाज की योजना नवंबर से बढ़ाकर होली तक कर दी गई है। अब गरीबों को 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो दाल और 1 किलो नमक भी मुफ्त दिया जाएगा। इसका 15 करोड़ लोग लाभ ले सकेंगे। सीएम योगी ने अयोध्या में अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। योगी ने कहा कि आप देखना कि अगर अगली कार सेवा होगी तो गोली नहीं चलेगी। राम भक्तों व कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। पिछली सरकारों में ये पैसा कब्रिस्तान की दीवार बनाने में खर्च होता था। आज मंदिरों के पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण पर खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिन्हें कब्रिस्तान प्यारा था वो जनता का पैसा वहां लगाते थे। जिन्हें धर्म और संस्कृति प्यारी है वो पैसा उनके उत्थान के लिए लगा रहे हैं।
छोटी दिवाली पर टीम इंडिया ने बड़ा धमाका किया। 2020 विश्व कप में भारत ने पहली जीत दर्ज की। अफगानिस्तान की टीम को 66 रनों से रौंद दिया। इस जीत के साथ ही भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद फिर से जिंदा हो गई है। 2 मैचों में हार के बाद टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ धमाकेदार वापसी की। अफगानिस्तान की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाते हुए भारत ने 210 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। ये विश्व कप में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। भारत की ओर से ओपनिंग रोहित शर्मा और केएल राहुल ने की। दोनों बल्लेबाज इस मैच में फॉर्म में दिखे। रोहित शर्मा ने 47 गेंदों पर 74 रनों की धुआंधार पारी खेली। रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच का खिताब भी मिला। रोहित इस मैच में शुरू से टच में दिख रहे थे। गेंद बल्ले पर आ रही थी। उनकी टाइमिंग भी अच्छी दिख रही थी। केएल राहुल ने भी 68 रनों की बेहतरीन पारी खेली। अफगानिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत ने भी धुआंधार बल्लेबाजी की। पांड्या ने 35 और पंत ने ताबड़तोड़ 37 रन बनाए। जवाब में उतरी अफगानिस्तान की टीम 144 रनों पर सिमट गई। इस विश्व कप में पहली बार खेलने उतरे आर अश्विन ने अपनी फिरकी में अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को खूब फंसाया और भारत के लिए वापसी की उम्मीद पैदा कर दी। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद फ्रांस के राजदूत ने ऑस्ट्रेलिया पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि फ्रांस के साथ हुई पनडुब्बियों पर हजारों करोड़ की डील को ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने धोखे से रद्द किया था। अमेरिका के बाद अब यूरोप भी ताइवान के करीब आया। यूरोपियन यूनियन की संसद का प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंचा। चीन के लगातार ऐतराज के बीच यूरोपियन यूनियन के सांसदों का ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इतिहास में पहली बार यूरोपियन यूनियन की संसद का प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंचा है। COP26 सम्मेलन में चीन रूस के शामिल न होने पर राष्ट्रपति बाइडेन के बयान के बाद चीन की प्रतिक्रिया सामने आई। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि खाली शब्दों से काम नहीं बनेगा। COP26 सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर हिस्सा नहीं लेने को बाइडेन ने बड़ी गलती बताया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ग्लासगो सम्मेलन के शुरुआती दिनों में अच्छी प्रगति होने के साथ साथ चिंता जताई है। कहा, झूठी आशा से बचने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित जलवायु सम्मेलन में करीब 200 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था। प्रिंस चार्ल्स और प्रिंस विलियम ने COP26 कॉन्फ्रेंस के बाद दिए रिसेप्शन में कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात की। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और कनाडा के पीएम से प्रिंस चार्ल्स ने मुलाकात की तो प्रिंस विलियम ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन समेत कई राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। बम धमाके से एक बार फिर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल दहला। सड़क पर गश्त कर रहे तालिबान लड़ाकों को निशाना बनाया गया। इसमें 2 लोगों की मौत हुई है और 3 घायल हुए हैं। रूस को लेकर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। कहा, यूक्रेन बॉर्डर के पास किए गए सैन्य अभ्यास के बाद रूस ने अपने 90,000 सैनिकों को वापस नहीं बुलाया। इसी साल की दूसरी तिमाही में रूस ने स्लोमेंस्क इलाके के पास सैन्य अभ्यास किया था। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए नीदरलैंड्स की सरकार ने दोबारा मास्क से जुड़े कानून को लागू करने की बात कही है। साथ ही आने वाले समय में कोरोना पास का भी विस्तार किया जाएगा। अब नीदरलैंड्स में कोरोना पास धारक म्यूजियम, जिम समेत कई जगहों पर जाने के हकदार होंगे। ताइवान के सुरक्षा बलों ने फर्स्ट जनरेशन एक्सोस्केलेटन को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। सैनिकों की दक्षता और सहन शक्ति बढ़ाने का एक्सोस्केलेटन काम करेगा। चीन से लगातार मिल रही चुनौती के बाद ताइवान का नया हथियार अहम माना जा रहा है। न्यूयॉर्क शहर में हुए मेयर पद के चुनाव में एरिक एडम्स ने बाजी मार ली। न्यूयॉर्क शहर के इतिहास में दूसरे अश्वेत मेयर के तौर पर शपथ लेंगे। पेशे से एरिक एडम्स पूर्व पुलिस अधिकारी रह चुके हैं।